Good evening, students. So, this is our lecture number 87 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 10 से अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो बाकी सेक्शंस हैं पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था जिनको हमें स्किप करना है उनको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो आपके ना प्रीलिम्स या मेंस किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है. जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैंने आपको बता दिए, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, तो चैप्टर 10 जो है ये आपका सेक्शन 125 से शुरू होता है एंड इट लास्ट स्टिल सेक्शन 143. तो इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ केस लॉस भी आपको करवा दूंगा. ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग सेक्शंस होंगे वो भी करवा दूंगा. ठीक है, सो शुरू करते हैं. अच्छा, इससे पहले मैं शुरू करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन करिए. वहाँ पर आपको जुडिशरी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट जो मैं ये लेक्चर्स बनाता हूँ उसके नोट्स भी आपको उस ग्रुप पे मिल जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को. सो दिस इज आवर चैप्टर 9. आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर चैप्टर 10 लिख दिया है. वेट, लेट मी करेक्ट इट. ठीक है, हाँ, चैप्टर 9 शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को. इसका हेड नोट क्या कहता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन 125. व्हेन ए कोर्ट ऑफ सेशन, देखिए यहाँ पर भी ना आपको जो चीज़ ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अथॉरिटीज़ का, कि कौन सी जुडिशियल अथॉरिटी है और कौन सी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो ये इसमें टाइम फ्रेम्स दिए हुए हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि 125 से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में. तो 125 को थोड़ा ध्यान रखिएगा. मतलब अर्लियर इट वाज आई गेस सेक्शन 106. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अथॉरिटीज़ का नाम ध्यान रखिएगा और जो टाइम फ्रेम है उसको ध्यान रखिएगा. तो व्हेन ए कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abetting any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लो कोर्ट ने किसी इंसान को कन्विक्ट किया है ऑन द ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 2. ठीक है, मतलब किसी इंसान को अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है ऑन द ऑफेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 2, तो वहाँ पर कोर्ट उस इंसान को एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड में भी एंटर करने के लिए कह सकती है फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पीस. ठीक है, और जो ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड का जो यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम है ये कितना है? मैक्सिमम 3 इयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अथॉरिटीज ध्यान रखनी है, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक है, और आपको ये टाइम फ्रेम ध्यान रखना है. मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है. सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोर्ट ने किसी इंसान को कन्विक्ट किया. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आफ्टर कन्विक्शन वो चाहें तो उसको 3 साल के लिए ऑब्लिगेट करा सकते हैं. मतलब एक बॉन्ड और बेल बॉन्ड में एंटर करा के ऑब्लिगेट करा सकते हैं कि तुम 3 साल तक ब्रीच ऑफ पीस का ऑफेंस कमिट नहीं करोगे. ठीक है, बेसिकली जो ऑफेंसेस सबसेक्शन 2 के अंदर मेंशन्ड है ना, वो पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर पहुंचाने वाले ऑफेंसेस हैं, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को और पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा सके. तो यहाँ पर बेसिकली उस इंसान को ऑब्लिगेट किया जा रहा है इस बॉन्ड में एंटर करवा के कि तुम अगले 3 साल तक पब्लिक पीस को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करोगे. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने ऑफेंस कमिट किया तो जो तुमको बॉन्ड और बेल बॉन्ड में हमने एंटर कराया था हम तुमसे खाली सिक्योरिटी अमाउंट ही लेंगे. नहीं, तुमको कन्विक्ट भी करेंगे, बट अलॉन्ग विद दैट जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो भी तुमको पे करने के लिए ऑब्लिगेट करेंगे. इज दैट क्लियर? मैं फिर से बताता हूँ. आफ्टर कन्विक्शन यहाँ पर इस बंदे को, जो बंदा कन्विक्ट है, ठीक है, जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है, आफ्टर कन्विक्शन ही उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जा सकता है. पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड का जो टाइम फ्रेम है इट विल रन कॉन्करेंटली विद द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, मतलब सपोज सबसेक्शन 2 के अंदर जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनमें से किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट ने एक्यूज्ड को 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट सुनाई.
ठीक है। तो जब उसकी इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी मतलब मैक्सिमम जो 3 साल का टाइम फ्रेम है उस बीच तक उसको ब्रीच ऑफ पीस नहीं करना है। अगर उसने किया तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, मतलब वो कोर्ट को आपको देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आपकी कन्विक्शन भी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कन्विक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या ऑफेंसेस हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये ध्यान रखिएगा, और कितना मैक्सिमम टाइम फ्रेम है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2, फॉर द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 आर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ BNS, ठीक है। चैप्टर 11 किस रिगार्डिंग डील करता है? इट डील्स विथ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अपने बैरक में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अदर देन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 193, सेक्शन 196 एंड सेक्शन 197, मतलब चैप्टर 11 के अंदर ही सेक्शन 193, 196 और 197 भी है। बट इन ऑफेंसेस के लिए आपको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर नहीं करवाया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1। अदर देन दोज ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस चैप्टर 11 के अंदर है उसके लिए हम आपको एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जिस बीच में आपको पीस को मेंटेन करना है। बी पे आते हैं, एनी ऑफेंस which consists of or includes assault or using criminal force or committing mischief। assault क्या होता है? जब आपके एक्शन से किसी इंसान को ये लगे कि उसको एक फिजिकल इंजरी पहुंचने वाली है, ठीक है, उसको ये एप्रीहेंशन हो, उसको ये डर हो कि उसको एक फिजिकल इंजरी पहुंचने वाली है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर पर्सन, तो वहां पर हम कहते हैं कि उस इंसान ने असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है? क्रिमिनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिससे किसी इंसान को डर पैदा हो, ठीक है, बेसिकली एक इंसान को फियर पैदा हो, ठीक है, या फिर उसको इंजरी कॉज हो या फिर उसको अनॉयंस कॉज हो, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने एक क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है, ठीक है। और मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी लोगों को इसको लेके मिसकंसेप्शन है। मिसचीफ में होता ये है ना कि सपोज कोई इंसान है जो किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी या मान लो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, उस पर कोई ऐसा एक्ट करता है कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ठीक है, इट गेट्स डिमिनिश्ड, तो वहां पर हम कहते हैं कि उस इंसान ने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर लोग घरों के बाहर में कुछ डिफेमेटरी पोस्टर्स लगा देते हैं या फिर लिख देते हैं कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो वहां पर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि उस इंसान ने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया है। इज दैट क्लियर? सी पे आते हैं, एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्या होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन? अच्छा मैं आपको सेक्शंस बता दूं, ठीक है। असॉल्ट आपको मिल जाएगा सेक्शन, ये आप लोग बैरक में लिख लीजिएगा, 130 ऑफ BNS के अंदर। क्रिमिनल फोर्स है सेक्शन 129 ऑफ BNS के अंदर, और मिसचीफ आपको मिल जाएगा सेक्शन 324 BNS के अंदर, ठीक है। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है सेक्शन 351 BNS के अंदर। अच्छा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है? जब आप किसी इंसान को प्रोवोक करो कि वो इंसान कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करे, आई एम सो सॉरी मैंने ओमिशन लिख दिया, या लिख दिया, एक्ट और ओमिशन करे विच द पर्सन इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, क्या पुलिस ऑफिसर FIR को रजिस्टर करने के लिए ड्यूटी बाउंड है? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको चीज़ बताया था कि किस केस लॉ में ये कहा गया था कि द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर इन FIR। प्लीज़ वो केस आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा देखने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं सही से, ठीक है। हाँ, तो क्या पुलिस ऑफिसर एक FIR को रजिस्टर करने के लिए ऑब्लिगेटेड है? क्या ये मैंडेटरी है उसके लिए FIR को रजिस्टर करना? द आंसर इज येस, ठीक है। अब एक इंसान जिसके अगेंस्ट में FIR को रजिस्टर करवाना था वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उसको धमकी देता है कि तुम मेरी पावर को जानते हो ना, अगर तुमने FIR को रजिस्टर किया तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुमको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इंसान वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है। डी पे आते हैं, एनी अदर ऑफेंस विच कॉज्ड और वॉज इंटेंडेड और नोन टू बी लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस। ये इसमें तो कुछ समझाने के लिए है नहीं, ठीक है, बट अगर आपको ब्रीच ऑफ द पीस के ऑफेंसेस देखने हैं तो यू कैन रेफर टू सेक्शन 352, सेक्शन 164 एंड सेक्शन 6 ऑफ BNS, ठीक है। 3 पे आते हैं, इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड।
ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा है कि मान लो जिस बंदे को कन्विक्ट करके बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया गया था, दैट पर्सन वेंट टू अपील, और अपील में जो उसकी कन्विक्शन थी उसको सेटिसाइड कर दिया गया, तो जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड था इट विल बी वॉइड। ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसके बाद वो 3 साल वाला जो टाइम फ्रेम है वो वाला एक्शन उस इंसान को नहीं करना पड़ेगा। 4 पे आते हैं, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन एपलेट कोर्ट और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, सपोज जो मैटर था इट वेंट टू अपील या फिर रिवीजन के लिए गया, और वहाँ पर जो एपलेट कोर्ट है या फिर जो रिविजनल कोर्ट है वो भी चाहे तो उस इंसान को एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग पीस अप टू 3 years। 126 पे आते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस व्हेन, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 125 के अंदर यू हैव जुडिशियल अथॉरिटीज। ठीक है, अब इसके बाद जो अथॉरिटीज हैं दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जिसमें आपके डीएम, एसडीएम ये सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक इंसान जो है ही इज़ अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस विच इज़ लाइकली टू ब्रीच द पीस ऑफ द पब्लिक, या फिर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज अबाउट टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस इंसान को समन भेजेंगे, समन भेज के उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया आप बताओ कि आपको हम बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर क्यों ना करवाएं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग पीस। ठीक है, अगर उस बंदे ने मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दिया कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला था तो उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर नहीं करवाया जाएगा। बट इफ़ ही वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट तो मैक्सिमम 1 साल के लिए उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जा सकता है। सेक्शन 2 पे आते हैं, proceedings under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act as aforesaid beyond such jurisdiction। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है कि सपोज मैजिस्ट्रेट के, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, इनकी बाहर की जुरिस्डिक्शन है, सपोज ये ए जुरिस्डिक्शन है, ये बी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, यहाँ पर बी जुरिस्डिक्शन में सी इंसान रहता है, ये इन मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है तो वो इसको बुला सकते हैं, या फिर सपोज इनके ही जुरिस्डिक्शन में एक बंदा रहता है डी, वो इस जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है तो वो इसको भी बुला सकते हैं, यही कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कोई इंसान है जो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट करने वाला है तो उसको बुला के यहाँ पर मतलब शोकॉज के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर कोई इंसान है जो रहता उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में है लेकिन वो ऑफेंस उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कमिट करने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 127 पे आते हैं, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets the dissemination of। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, मतलब बेसिकली कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं ना जहाँ पर आप कोई अगर चीज़ डिसमिनेट करते हो तो इट विल बी एन ऑफेंस। सपोज मान लो कोई ऑब्सीन बुक है, उसको आप लोगों तक फैला रहे हो, जिसको मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है टू बी एन ऑब्सीन बुक, उसको आप लोगों तक फैला रहे हो, डिसमिनेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर इट वुड बी डीम टू बी एन ऑफेंस। तो ऐसा कोई एक्ट अगर कोई करने वाला है तो वहाँ पर उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है। एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 152। ठीक है, 152 किसे डील करता है? ऐसे ऑफेंसेस जो कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करे। 196 बेसिकली आप क्या कर रहे हो ना, आप ऐसी किताबों को डिसमिनेट कर रहे हो जिससे 2 कम्युनिटीज़ के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा उनके बीच में आप हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये 196 है। 197 बेसिकली डील करता है ऐसे ऑफेंसेस से, मतलब ऐसे एक्ट से जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हार्मफुल है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसी किताबें
डिसमिनेट कर रहे हो जो देश को तोड़ सकती हैं। 299 जो है इट बेसिकली रिलेट्स टू ऐसे एक्ट्स, ऐसी किताबें जो लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर सकें। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज। बी, एनी मैटर concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or defamation under the भारतीय न्याय संहिता 2023। कोई जुडिशियल ऑफिसर है, उसको आप क्रिमिनली इंटिमिडेट करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उस जज को डिफेम करने का प्रयास कर रहे हो बाय दैट पर्टिकुलर डिसमिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेकेंड, makes, produces, publishes or keeps for sale, imports, exports, conveys, sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits or in any other manner puts into circulation any obscene matter such as is referred to in section 294। मतलब अगर आप किसी obscene matter को disseminate करने का प्रयास कर रहे हो। एंड द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड। यहाँ पे आगे वही सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी 126 के अंदर पढ़ा था कि उस इंसान को बुलाया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा कि आपको हम बॉन्ड या बेल बॉन्ड में क्यों एंटर ना करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑफेंसेज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, proprietor, printer or publisher of any publication registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act 1867 with reference to any matter contained in such publication except by the order or under the authority of the state government or some officer empowered by the state government in this behalf। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऐसा मैटर है which has been published in conformity with the rules provided under the Press and Registration of Books Act 1867, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा एक्ट करना है 127 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को, तो वहाँ पर आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए। इज दैट क्लियर? 128 पे आते हैं। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precautions to conceal his presence and that there is reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offense। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, the magistrate may in the manner hereinafter provided require such person to show cause। अगेन वही सेम प्रोसीजर समझाता हूँ। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज कोई इंसान है who is about to commit the offense of robbery। अब रॉबरी की ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक इंसान है जो खुद को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है ताकि वो रॉबरी की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सके। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि दैट द पर्सन इज कंसीलिंग हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अगेन वही सेम प्रोसीजर, उसको बुलाएंगे, उससे एश्योरेंस लेंगे कि तुम कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करने वाले हो, और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा कि वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है तो वहाँ पर उस इंसान को बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जाएगा, जिसकी जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 1 ईयर फॉर मेंटेनिंग द पीस। ठीक है, 129 पे आते हैं। When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who is by habit a robber, housebreaker, thief or forger, or forger मतलब जो नकली documents forge करता है, is by habit a receiver of stolen property, knowing the same to have been stolen, habitually protects or harbors thieves or aids in the concealment of disposal of stolen property, or habitually commits or attempts to commit or abets the commission of the offence of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief, or any offence punishable under chapter 10 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or under section 178, 179, 180, 181 of the Samhita, or habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences involving a breach of the peace। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, F का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, हाँ, एनी ऑफेंस, ये भी फालतू ही है, जी पे आइए, इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर इज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजार्डस टू द कम्युनिटी। लास्ट पे आइए, सच मजिस्ट्रेट मे इन द मैनर हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज। अगेन वही सेम चीज़ है जो ऑफेंसेज ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी ऑफेंस एक इंसान करने वाला या फिर इवन दो ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर, तो वहाँ पर उसको अगेन वही सेम प्रोसीजर के थ्रू बुलाया जाएगा, सेटिस्फैक्शन लिया जाएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उसको बॉन्ड में एंटर करवाया जाएगा फॉर इज गुड बिहेवियर। लेकिन यहाँ पर 129 के अंदर जो टाइम फ्रेम है दैट इज 3 ईयर्स। तो आपको मैं बता देता हूँ, 125 के अंदर यू हैव जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी में यू हैव कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, एंड द टाइम फ्रेम इज 3 ईयर्स। ठीक है, फिर सेक्शन 126 से लेके 128 तक हमारे पास जो अथॉरिटी है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड द मैक्सिमम टाइम फ्रेम इज 1 ईयर। ठीक है, और अगेन
129 के अंदर हमारे पास अथॉरिटी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है दैट इज 3 ईयर्स। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए, आपको 10 चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे जहाँ पे आपकी मेमोरी को टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ों को अगर मैं कहूँ स्किप करने के लिए आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी जो भी अपकमिंग पेपर्स होंगे उनको मैं सॉल्व करूँगा एंड यू विल सी कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी सिर्फ वही पेपर में आया था, ठीक है। आप मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, इवन दो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट प्लीज़ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए। जो नोट्स बनवाता हूँ, जो केस लॉस लिखवाता हूँ, जो भी डिक्टेशंस देता हूँ, उन पे आप रिलाई करिए, उनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का, हर चीज़ आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी, ठीक है। 130 पे आते हैं। ऑर्डर टू बी मेड when a magistrate acting under section 126, 127, 128 और 129 deems it necessary, कौन से मैजिस्ट्रेट है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be enforced, and the number of sureties after considering the sufficiency and fitness of sureties, ठीक है। हाँ, तो अगर आप शो कॉज के लिए किसी इंसान को बुला रहे हो तो आपको उसके लिए एक रिटन ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, अलॉन्ग विद दैट आपको कितना अमाउंट हम आपको यू हैव टू पे अगर आप बॉन्ड या बेल बॉन्ड को जो एग्रीमेंट में आपको एंटर करवाया जा रहा है उसको आप वॉयलेट करते हो। यही सब चीज़ें फालतू हैं। 131 पे आते हैं। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, इफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom such order is made is present in court, it shall be read over to him or if he so desires the substance thereof shall be explained to him। मतलब मान लो 120, ये 125 से रिलेट करता है, ठीक है। इसका 126 से लेके 129 तक कोई भी रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है जब मान लो उस बंदे को कन्विक्ट कर दिया गया एंड द पर्सन इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो वहाँ पर कोर्ट अगर चाहे तो जब व्हेन द पर्सन वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट वहीं पर उसको बता सकते हैं कि तुम्हें कितने टाइम के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। बस 132 तक कर लेते हैं, फिर 133 से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। 132 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, if such person is not present in court, the magistrate shall issue a summons requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court, ठीक है। बंदे को कन्विक्ट किया गया बट द पर्सन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो वहाँ पर उसको वारंट या समन के थ्रू कोर्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। Provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate, speaking order होगा, that there is reason to fear the commission of a breach of the peace and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest। इसको फिर से पढ़ते हैं। It's an exception provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer or upon other information that there is reason to fear the commission of a breach of the peace and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने 125 के अंदर पढ़ा था द प्रोसीजर वुड बी ओनली फॉलोड इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी इंसान का ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उस बीच में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को ये एक रिपोर्ट देते हैं या फिर मजिस्ट्रेट को किसी भी इंफॉर्मेशन से ये बात पता चलता है कि जिस इंसान के अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है एंड जो बाहर है वो कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब वो ब्रीच ऑफ पीस का ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक वारंट इशू करेंगे, उसको अरेस्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा ऑफेंस को कमिट करने से उसको रोका जा सके। इज दैट क्लियर, ठीक है। वैसे तो फालतू ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 133 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।